ओके, कंपनी लॉ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। मतलब हम लोग कंपनी को किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कंपनी कैसे मार्केट में आता है। फर्स्ट टाइम जब वो कंपनी आता है तो इसका प्रोसीडियर क्या है, एक कंपनी को रजिस्टर कैसे किया जाता है। जैसे इनकॉर्पोरेशन का बात मैं कर रहा हूँ तो एक्चुअली वो आरओसी में होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में कंपनी को रजिस्ट्री किया जाता है। तो जैसे हर चीज़ का रजिस्ट्री होता है, इस तरह का कंपनी का भी रजिस्ट्री होता है। अगर आप लोग आगे जाके अपना कंपनी बिल्डअप करना चाहते हो या फिर एज ए सी एज ए सी एस एज ए सी एम ए आप लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम करना चाहते हो, बिकॉज ये सब काम आप ही लोग करते हो, ठीक है। एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, इन लोगों का मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। जो मतलब बेसिकली हम लोग सोसाइटीज में देखते हैं यही लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम करते हैं। कुछ लॉयर्स भी करते हैं, एलएलबीज जो है जो कंपनी लॉ के ऊपर स्पेशलाइज्ड है, वो लोग भी काम करते हैं। तो कंपनी लॉ में आज यही सिखाएगा कि किस तरह से कंपनी लॉ 2013 कंपनीज एक्ट हमें आज ये सिखाएगा कि हम लोग किस तरह से कंपनीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपके साथ स्टडी मैट शेयर करता हूँ और स्टडी मैट के थ्रू से ही हम लोग आगे का डिस्कशंस बढ़ाते हैं। ओके सर। ओके, क्या स्क्रीन शेयर हुआ आप लोगों के साथ? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। विशाल आवाज आसे विशाल? यस सर। ओके ठीक, ठीक है विशाल, ठीक। तो बेसिकली टॉपिक क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो देखो, आज आप लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस सीख जाओगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकल लेवल में आप किस तरह से कंपनी को रजिस्टर कर भी सकते हो। ठीक है, मतलब सीरियसली आज आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट सिस्टम भी समझ में आएगा कि बहुत लोग मार्केट में कंपनीज बनाना चाहते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा बात है कि बहुत सारे पर्सन जो बिजनेस कर रहा है ना आजकल, जो लोग बिजनेस बिल्डअप कर रहा है, कुछ लोग स्टार्टअप बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जो लोग स्टार्टअप बिजनेस कर रहा है, स्टार्टअप बिजनेस बिल्डअप जो लोग कर रहे हैं, जैसे कि प्रिया आप हो यहाँ पर। प्रिया, आपका बिजनेस का स्टार्टअप का क्या सिचुएशन है करेंटली? योर पेंट्री का क्या हालत है करेंटली? सर एक्चुअली अभी वो प्रोसेस ही चल रहा है, लॉकडाउन के कारण वो बहुत ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। अच्छा, तो प्रिया एक स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिया का जो yourpantry.com है, प्रिया स्टोरी स्पेलिंग ठीक है ना मेरा? करेक्ट सर। ओके, yourpantry.com ये प्रिया का बिजनेस है। तो ये एक ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस प्रिया ला रहे हैं, जिसका कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चल रहा है। तो ये ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस जो प्रिया करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, प्रिया एंड उनका कोई फ्रेंड है, साथ में एक साथ कर रहे हैं। तो ये जो कंपनीज, ये मतलब बेसिकली देखो, प्रिया जैसे और भी है जिनको ऐसे और भी कुछ स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी कुछ बिजनेस उनका एस्टेब्लिश्ड है, किसी का बिजनेस अभी एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये कोई स्टार्टअप कल्चर्स में आज के डेट में आना चाहते हैं, या फिर जो पुराना बिजनेस है उसको कुछ न्यू लुक्स देना चाहते हैं कि शायद वो पहले पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में था, पहले सोल प्रोप्राइटर था, सोल प्रोप्राइटर था, तो अभी वो उसको क्या करना चाहते हैं, कंपनी में बना, कंपनी में बदलना चाहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर कंपनी में बदलना चाह रहे हैं, या फिर जो न्यू स्टार्टअप है वो भी चाहते हैं कि अपना न्यू कंपनी बनाए। ठीक है, तो इसके लिए ये कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसीडियर आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो न्यू स्टार्टअप है उसको तो बिल्डअप करना ही है, साथ में जो ओल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ओल्ड पार्टनरशिप बिजनेस है,
ये लोग भी धीरे धीरे चाह रहे हैं कि वो भी कंपनीज बिल्डअप कर प्रोसेस में आ जाए, तो वो भी कंपनी में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, बिकॉज कंपनी रजिस्ट्रेशन में क्या फायदा है आपको समझ में आ ही रहा है। बिकॉज अगर आप दो तीन चीजें, फर्स्ट, अगर आप कंपनी बिल्डअप करते हो तो आपको बिजनेस करने में क्या सुविधा है, मैं आपको पहले बेनिफिट का बताता हूँ। कंपनी बिल्ड का बेनिफिट, अगर आप कंपनी बिल्ड करते हो दैट मीन्स अगर कंपनी में रजिस्ट्रेशन करते हो, आरओसी में अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो, मैं अलग अलग नाम से इसको बोल रहा हूँ। लॉ के लैंग्वेज में बोले तो इनकॉर्पोरेट करना, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बोले बिल्ड करना या रजिस्टर करना, ठीक है। तो अगर आप कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि आप कितना रिस्क टेकिंग कर सकते हो, आपका रिस्क टेकिंग पावर जो है, आपको उसका एक बहुत बड़ा आइडिया मिलेगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। मैं चाहता हूं कि ये इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आप सबका फाइनेंशियल फ्रीडम डे हो। मतलब कल आप लोग प्रॉमिस करो अपने आप से कि आप बहुत जल्दी अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम करोगे। सर, माँ पापा के पास रहने में कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ पापा आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, देयर इज नो शेम ऑन इट, ठीक है, इसमें कोई शर्म का बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप लोग इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इतना एजुकेटेड बन रहे हो, तो किस लिए बन रहे हो? अपने आप को कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए, है ना। सिर्फ डिग्री पाने के लिए तो कोई नहीं कुछ नहीं करता ना। डिग्री तो एक जस्ट एडिशनल पार्ट है कि हाँ भाई डिग्री मुझे मिल जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चल रहा है आप सबके दिमाग में, मुझे पता है, बिकॉज मैं भी आप लोगों का जो जिस पॉइंट में अभी आप लोग गुजर रहे हो उस पर्टिकुलर पथ से मैं भी गुजर चुका हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप लोग जितना अच्छे से अपने आप को, मतलब को बहुत लोग जॉब जॉब सोचते हैं, ठीक है आप जॉब ज़रूर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ जॉब नहीं, आप अपने आप को एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। इसका भी बहुत बड़ा उपाय है, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं, आपके लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप कंपनी बिल्डअप कर सकते हो, रिस्क टेकिंग पावर बनाओ अपना, मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आपको पता चलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज आपका फाइनेंशियल गोइंग चालू हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियल इजी गोइंग, मतलब आप फाइनेंशियली डेवलप बन सकते हो, है ना। आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकता है। ये सब कंपनी बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है। सर कुछ डिसएडवांटेज है क्या? हाँ सर, कुछ डिसएडवांटेज इन द सेंस, अगर आप इस तरह से सोचोगे तो मैं उसको डिसएडवांटेज नहीं सोचता, लेकिन फिर भी अगर कोई सोचता है तो क्या सोच सकता है डिसएडवांटेज की, भाई कंपनी बनाएंगे तो हमें क्या मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? मुश्किल का सामना ये करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑलवेज, मतलब आप जो हो ना, वो डिसएडवांटेज यही हो जाएगा कि आप गवर्नमेंट के स्कैनर में आ जाओगे, ठीक है। गवर्नमेंट के स्कैनर में आ जाओगे तो गवर्नमेंट आपको हमेशा पहचान लेगा, बिकॉज आपका कंपनी है, तो गवर्नमेंट के स्कैनर में आपका कंपनी रहेगा, तो आपका कंपनी जो भी बिजनेस करेगा गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा जो मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप कंपनी बिल्डअप करोगे तो आपको एक ऑनेस्टी के साथ ये सब चीजें करना जरूरी हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे अगर आप बोलते हो अच्छा होता भाई मैं सॉल प्रोप्राइटर था तो वही अच्छा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था वही अच्छा है, लेकिन ये तो अभी टैक्स का बर्डन आ चुका है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप लोन लेते हो तो लोन का बर्डन भी आ सकता है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, मतलब बिग थिंग ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द रिस्क। मतलब अगर, मतलब वो एक बात कहते हैं ना कि नो नो पेन नो गेन, हाँ, नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो अगर आप पेन नहीं लोगे तो गेन भी नहीं होगा, अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे फॉर डूइंग बिजनेस तो आपको वो बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं आप सबसे कि ये कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान के आपको सबसे बड़ा अगर फायदा कुछ होगा तो वो वही है, कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान के आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप भी एक कंपनी बनाना चाहोगे तो आप उसको किस तरह से बना सकते हो, और एज ए प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट, एंड एज वेल एज प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरीज
बन के जब आप प्रोफेशनल्स प्रैक्टिसिंग ये सब बन जाओगे तो आपके पास भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज होगा ये सब काम करने के लिए, बिकॉज लॉट्स ऑफ मतलब पर्सन है जो सीरियसली आज के डेट में कंपनी बिल्डअप करना, मैं आपको ये लीगल काम है, ठीक है, कंपनी बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, उसका मतलब पूरा मतलब सिर्फ कंपनी बिल्डअप करने के लिए मतलब बहुत कुछ चाहिए। चलो आगे आगे मैं बात को बढ़ाता हूँ स्टडी मैट के थ्रू से। तो आपको मैं बेसिकली बैकग्राउंड बता रहा था, आई थिंक आपको बैकग्राउंड समझ में आया। बाकी पॉइंट में धीरे धीरे एक एक पॉइंट के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलो एंजॉय करो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये बताया सर कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग प्रोसीडियर्स टू बी फॉलोड इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी को किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा इसके बारे में सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोसीड्यूर प्रोवाइड किया, जिसमें फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स, ओके, फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा एंड रजिस्ट्रार के पास, प्लीज ध्यान देना पॉइंट पे, रजिस्ट्रार के पास आपको डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर विद इन whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. The memorandum and article of the company, मैं इसके बारे में आपको आगे जरूर डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन मैं पहले भी आपको कुछ बताया था कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, याद है इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशंस किया था आपसे, याद है आपको? मतलब MOM में लिखा है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जो है वो MOA में लिखा रहता है एंड हाउ टू फुलफिल दैट ऑब्जेक्टिव, मतलब कैसे करना है, क्या करना है MOA, कैसे करना है AOA, हाउ टू फुलफिल दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, ये लिखा रहता है AOA में, ठीक है। तो वो AOA एंड MOA आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है। कौन करता है सर? नॉर्मली प्रैक्टिसिंग CS, प्रैक्टिसिंग CMA एज वेल एज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, इनको आता है। आप लोग जब बन जाओगे, मतलब सब कुछ कंप्लीट करके ये सब इतना सारा सीख रहे हो, तो आगे आगे आपको ये सभी चीज ड्राफ्टिंग करना भी सिखाया जाएगा, ठीक है। जो आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में थोड़ा बहुत और फाइनल लेवल में जाके एकदम डिटेल्स में ऑटोमेटिकली जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसी टाइम पे आप लोगों को भी पता चलेगा, एज ए ट्रेनिंग आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां पर। Okay, so now point is the memorandum and articles of the company duly signed by all the subscriber to the memorandum. तो यहाँ पर क्या हो गया, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जो है वो शाइन करना पड़ेगा किससे? सब्सक्राइबर से। जो भी कंपनी का मेमोरेंडम सब्सक्राइब करेगा उनका शाइन उसमें रहेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ए डिक्लेरेशन बाय पर्सन who is engaged in the formation of the company। ध्यान दीजिएगा, a declaration by person who is engaged in the formation of the company में किसके बारे में बात किया जा रहा है? कौन कंपनी फॉर्मेशन करने का डिक्लेरेशन देता है? दैट इज एन एडवोकेट, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए कॉस्ट अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ओके, इन प्रैक्टिस मतलब जो लोग प्रोफेशनली जो इनका मेन काम है ये करते हैं, अगर वो किसी जगह में जॉब करते हैं, अगर किसी जगह में टीचिंग करते हैं, तो वो उनको मतलब प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी नहीं माना जाएगा, बिकॉज उनका एक हार्डकोर जो वर्क है जिसके लिए मेनली कॉन्स्टिट्यूशंस इनको बिल्डअप करते हैं, ये इनका मेन फंक्शंस एरिया है। अगर आजकल बहुत ज्यादा वर्सिटैलिटी आया है तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो इनका मेन फंक्शनलिटी है इसी के लिए इनको जाना जाता है। आप लोग भी बनोगे ऑब्वियसली। एंड बाय ए पर्सन नेम्ड इन दिस आर्टिकल, director, manager, secretary of the company, that all the requirement of this act and the rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental thereto have been complied with। मतलब सारा का सारा डिटेल्स मतलब इनके हिसाब से, ठीक है, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, कंपनी का मैनेजर, सबके हिसाब से होना चाहिए और उनका डिक्लेरेशन होना भी जरूरी है। सर प्लीज एक बार मुझे बताना कि क्या आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही हम लोग चल रहे हैं, इसमें हम लोग एक बुलेट यहाँ पर देख लिए, सेकेंड बुलेट भी हम लोगों ने देख लिया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट में क्या बातें करना चाहिए हमें? नेक्स्ट पॉइंट में बातें करना चाहिए ए डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन्स नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स इफ एनी इन द आर्टिकल स्टेटिंग दैट, मतलब डिक्लेरेशन ये भी देना पड़ेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे, ईच ऑफ द सब्सक्राइबर मतलब जो भी कंपनी का शेयर्स का सब्सक्राइबर होगा या फिर मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर होगा, डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन्स नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स, अगर आर्टिकल में लिखा है तो उनका भी डिक्लेरेशन चाहिए। ही इज नॉट, क्या क्या होना चाहिए उनका, क्या डिक्लेरेशन होना चाहिए कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए, क्या क्या, मतलब देखो मतलब क्या लिखा होता है कि कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ थिंग वो जो होगा, ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई चोरो चक्का, किसी को खून किया हुआ, ठीक है, खूनी वगैरह कुछ भी, ठीक है। ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशंस, फॉर्मेशंस और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। मतलब आप यहाँ पर समझ पा रहे हो, यहाँ पर चोरो चक्का का मतलब क्या है, चोर चक्का खूनी, मतलब बेसिकली इससे पहले कोई घोटाला तो नहीं किया है ना, ठीक है। ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद दी, किसी बिजनेस को प्रमोट करने के टाइम पे क्या कोई घोटाला किया है उसने पहले, क्या किसी कंपनी के फॉर्मेशन करने के टाइम पे कोई घोटाला था है, या फिर कोई मैनेजमेंट में कभी कोई करप्शंस किया है, या फिर किसी कंपनी को बिल्डअप करके फिर वहां से पैसा वगैरह लेके भाग गया है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर मतलब जिसके अगेंस्ट में पुलिस केसेस है या फिर किसी ऑफेंस के कारण उनके पुलिस में कोई कुछ भी बहुत बड़ा सड़ा कुछ है, तो फिर इन दैट केस उसको उसका नाम डिक्लेयर डायरेक्टर के पोस्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। या फिर नॉर्मल छोटा मोटा केसेस में भी थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी, he has not been found guilty of any fraud or misfeasance of any breach of duty to any company under this act or any previous company law during the last 5 years। लास्ट 5 साल में उसके नाम पे किसी भी तरह का गिल्टी, किसी भी तरह का फ्रॉड, किसी भी तरह का मिसफेसेंस, दैट मीन्स कुछ भी गलत काम, ठीक है, या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आप लोगों को ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब समझ में आता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ कैसा हो सकता है सर, कुछ आइडिया मैं दे सकता हूँ। ब्रीच ऑफ मिसफियंस या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा हो सकता है, सपोज आपने कंपनी बनाने के लिए to build your company you have taken a loan, okay, you have taken a loan from a bank, but you did not repay it within the stipulated टाइम। बात समझ में आ रहा है? मतलब किसी भी तरह का इस तरह का फ्रॉड, गिल्टी, मतलब आपने लोन लिया था बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, लेकिन आप स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर बिजनेस को मतलब जो लोन है वो रीपे नहीं कर पाया, वार्निंग देने के बाद भी नहीं कर पाया। जैसे ऐसा किस नाम मैं आपको बता सकता हूँ, विजय माल्या, नाम तो सुने होंगे, हेलो, इनका नाम सुने हैं ना? Yes. Kingfisher. किंगफिशर एयरलाइंस, थैंक यू, यू ऑल नो। इसीलिए फेमस है तभी तो, मतलब फेमस नहीं इनफेमस है, ठीक है। किंगफिशर एयरलाइंस का जो ओनर है मतलब चेयरमैन है, ठीक है। या फिर मैं आपको रिसेंट ट्रेंड में कुछ ऐसा नाम, येस बैंक का राणा कपूर का नाम भी थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है। येस बैंक का जो मतलब हेड थे, उनके अगेंस्ट में अभी चार्जेस तो पूरा नहीं आया बट काम चल रहा है कि इतना खराब हालत कर दिया येस बैंक का, राणा कपूर का नाम आ सकता है। या फिर पुराना लेवल में कुछ बातें मैं कर सकता हूँ, लाइक आप अगर नाम सुने हैं तो जो हर्षद मेहता, Sir, India's biggest share market scam. यस हर्षद मेहता, पता है तुझे? वाह, Yes, sir. वेरी गुड। हर्षद मेहता शेयर मार्केट स्कैम के लिए जाना जाता है। अगर ये भी बहुत सारा कंपनी का डायरेक्टर हुआ करता था, तो डायरेक्टर पोस्ट के लिए अगर इनके अगेंस्ट में ये बहुत बड़ा घोटाला गया था सर, इनसाइडर ट्रेडिंग का केस था, मतलब कंपनीज को अपने हाथ में करके शेयर को अप एंड डाउन कराता था। सिंपल इतना जानो, इनसाइडर ट्रेडिंग में
क्या करता है, कंपनी का जो शेयर्स का वैल्यू होता है उस वैल्यू को वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये मैनिपुलेशन इज नॉट मतलब परमिटेबल, मैनिपुलेशन परमिशेबल नहीं है। आप मार्केट को, मार्केट एक ओपन मार्केट है, आप ओपन मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए। आप बहुत सारा छोटा छोटा इन्वेस्टर्स का भी उसमें इंटरेस्ट होता है, आप अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। LIC के साथ एक्चुअली LIC में इसका ये बेसिकली नौकरी करता था और बाद में LIC का पैसा को यूज करके बेसिकली कुछ स्कैम किया था। रिसेंट ट्रेड में बहुत खराब लगा था मुझे ये घटना सुन के, लेकिन सर क्या बताएं सर, सच में हुआ था। तो ICICI बैंक जो है, इसका जो चेयरमैन थे, ICICI का चेयरमैन थे, मतलब इंडिया में उस टाइम पे 4-5 फेमस बैंक में मतलब लेडी चेयरमैन थे, मतलब जो टॉप हेड में थे, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो बहुत अच्छा हो रहा है कि इंडिया में कुछ बैंक्स में अच्छा अच्छा लेडीज मतलब बैठ रहा है। और फाइनेंस में नॉर्मली लड़की लोग इससे पहले वोमेन्स नहीं होता था, लेकिन SBI में अरुंधति भट्टाचार्य ये कोई खराब काम नहीं किया, एकदम फ्रेश इंसान है। लेकिन ICICI में चंदा कोचर, आई होप आप लोग को नाम पता है, चंदा कोचर, इन्होंने घोटाला कर दिया, इन्होंने घोटाला कर दिया। अभी भी थोड़ा केसेस चल रहा है, बट इनको बोर्ड से हटाया गया, इनको बोर्ड ऑफ चेयरमैन के पोस्ट से हटाया गया। SBI में इसी टाइम पे, सेम ड्यूरेशन टाइम में SBI का चेयरमैन हुआ करता था अरुंधति भट्टाचार्य। बट क्या गजब का प्राइड के साथ इन्होंने SBI को चलाया, बहुत अच्छा बिजनेस। उस टाइम पे SBI नहीं दे पाता था, लेकिन SBI में किसी भी तरह का डिफॉल्टिंग, किसी भी तरह का मतलब इस तरह से अरुंधति भट्टाचार्य इतना अच्छा डिसिप्लिन इनकलकेट किया था SBI के अंदर, जो सीरियसली एक एग्जाम्पल बना, ठीक है। तो उस टाइम पे एक्सिस बैंक में थे, सेम टाइम पे आई थिंक अभी भी एक्सिस बैंक में वही है या फिर थोड़ा चेंजेस हो सकता है, शिखा शर्मा। आप लोग थोड़ा इसको देख लेना कि अभी है कि नहीं, बट सेम ड्यूरेशंस में इतना सारा औरत, इतना सारे वोमेन्स इंडिया के टॉप बैंक्स में लीड कर रहा था। एक्सिस बैंक में शिखा शर्मा एंड आई थिंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंटरनेशनल है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो इंडिया वाला है, इंडिया वाला पार्ट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का इंडिया वाला पर्सन को संभाल रहा था जारिन दारू वाला, ठीक है। ये पर्सी टाइटल होते हैं सर, ईरानी टाइटल होते हैं, जारिन दारू वाला। तो इस तरह से इन द सेम ड्यूरेशन टाइम ICICI में चंदा कोचर, SBI में अरुंधति भट्टाचार्य, एक्सिस बैंक में शिखा शर्मा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जारिन दारू वाला, इतना सारे औरत इंडिया का टॉप मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हेड हुआ कर रहा था। कैन यू इमेजिन, ऐसे इंडियन हिस्ट्री में बहुत कम टाइम में हुआ है। ये सच में बहुत अच्छा बात था। लेकिन मुझे बहुत खराब लगा जब चंदा कोचर जी ने स्कैम के लिए फंसा और उनके हस्बैंड दीपक कोचर का वीडियोकॉन में शेयर होल्डिंग था। वीडियोकॉन आप लोगों ने नाम सुने हो सर, वीडियोकॉन वो बेसिकली टीवी वगैरह ये सब बनाता था, टीवी फ्रिज ये सब में मतलब इलेक्ट्रिकल्स गुड्स में जाना जाता था। वीडियोकॉन में इनका हस्बैंड का शेयर होल्डिंग था। तो बेसिकली एक तरह का इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं बोल सकते, बट एक क्या बताऊं सर, रिलेटिव केस में 1200 करोड़ लॉस मेकिंग वीडियोकॉन को 1200 करोड़ लॉस मेकिंग वीडियोकॉन को लोन्स दिया था फ्रॉम ICICI बैंक, चंदा कोचर ने, वो भी विदाउट एनी परमिशंस ऑफ एनीवन, ठीक है। जो भी वीडियोकॉन बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा था, इस टाइम पे एक कंपनी को 1200 करोड़ लोन देना, ये बहुत ही मतलब खराब बात था। और क्योंकि उनका हस्बैंड दीपक कोचर उनमें थे, तो इसके कारण भी थोड़ा मतलब ये क्या बताओ सर, रिलेटेड पार्टी हो गया ना मैटर। तो आप एक बैंक के ओन चेयरमैन हो, आपको न्यूट्रली सोचना चाहिए। आपका हस्बैंड के लिए आप बैंक नहीं चलाते, ठीक है। बैंक में आप बैठते हो, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, वो RBI के कंट्रोल में आता है, उसमें पब्लिक कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसमें हो सकता है वीडियोकॉन में आपका हस्बैंड है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आप एक लॉस मेकिंग कंपनी को मतलब विदाउट एनी मतलब प्रॉपर पेपर वर्क, विदाउट एनी प्रॉपर फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस आप किसी को इस तरह से लोन प्रोवाइड कर सकते हो। तो बाद में चंदा कोचर जी को बोर्ड से हटना पड़ा सा। तो आप बात समझ रहे हो ना सा, मतलब मैं कितना डिटेल्स में चला गया, लेकिन आपको आई होप कि रिलेट करने में काफी सुविधा हुआ कि एक बिजनेस में
क्या क्या मतलब जब भी कोई डायरेक्टर्स पोस्ट में आते हैं तो उनको क्या क्या डिक्लेरेशन होना, क्या उनका हालत मतलब क्या सिचुएशंस होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ही इज नॉट कन्विक्टेड, he is not been found guilty, and that all the documents filed with the register for registrations of the company contain informations that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief। मतलब आप जो कुछ भी बता रहे हो वो सारा का सारा बातें एकदम सही है और आपका बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है और पूरा का पूरा विश्वास करने लायक है, ठीक है। तभी जाके आप मतलब अपने आप को वो डिक्लेरेशन दोगे, तभी जाके आप डायरेक्टर पोस्ट के लिए भी अपने आप को बना सकते हो, फर्स्ट डायरेक्टर पोस्ट के लिए, ठीक है। समझ में आया ना पॉइंट? हेलो, क्या ये पॉइंट क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इश्यूज था कि डायरेक्टर बनना इतना भी आसान नहीं है, आपको फ्रेश कैंडिडेट होना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो फ्रेश कैंडिडेट समझ में आया। नेक्स्ट बुलेट में क्या बता रहा है? द एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस, द एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस। हेलो, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? ओके, ठीक है। द एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश, मतलब जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, बिकॉज देखो आपको कहीं ना कहीं आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, कहीं ना कहीं आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, बिकॉज बिना रजिस्टर्ड ऑफिस का आप अपना बिजनेस को प्रॉपर वे में चला नहीं सकते। हो सकता है आप रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं पर भी बनाओ, रजिस्टर्ड ऑफिस आप कहीं पर भी बनाओ, बट बिजनेस को हैंडल करने के लिए, जैसे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ना ये लेक टाउन बांगूर एवेन्यू में रजिस्टर्ड है, ठीक है। लेकिन करेंटली ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशंस में अपने घर से मतलब पहले अभी कुछ दिन के लिए मैं अपने नेटिव में आया हूँ, बट मतलब मेनली मेरा वीआईपी रोड केष्टपुर वाला मेरे घर से ही मैं टैकल कर रहा हूँ। तो रजिस्टर्ड ऑफिस लेकिन आपका एक होना चाहिए। मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है लेक टाउन बांगूर एवेन्यू। कोई चाहे तो अपना बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं भी कर सकता है, विलेज से भी कर सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस विलेज में हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको शहर में ही अपना रजिस्टर्ड ऑफिस करना पड़ेगा, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। या ये सब चीज आपको लॉ में सिखाया जाएगा जब आप इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैटर आपको पता जाएगा कि विलेज में भी रजिस्टर्ड ऑफिस आप कर सकते हो, लेकिन एक कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होना जरूरी है कि जब तक आपका एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपरली बन नहीं जाता तो एक कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की कोई तो एड्रेस होगा आपका जिस एड्रेस को हम कंपनी के एड्रेस माने, ठीक है। बाद में आप चेंज कर सकते हो कि परमानेंट एड्रेस एंड कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आप लोग जब इंस्टीट्यूट में फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है ना, होता है ये कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, Yes, sir. है ना। तो इंस्टीट्यूट आपका दोनों तरह का एड्रेस देखता है, ठीक है। तो एक होता है आपका परमानेंट कि आप जहां से बिलोंग करते हो, जैसे मैं अपना बात बताता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल का एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है झाड़ग्राम, ठीक है। करेंटली पहले हुआ करता था वेस्ट मिदनापुर, मैं जब पढ़ाई करता था, अभी रिसेंटली ये डिस्ट्रिक्ट नया फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था वेस्ट मिदनापुर, अभी न्यू चेंजेस हुआ है 2018-19 से झाड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट। लेकिन मैं वहां पर क्या था, कोलकाता में था, तो कोलकाता में मेरा लोकल एड्रेस अलग होता था, तो कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में परमानेंट में मैं अपना झाड़ग्राम या वेस्ट मिदनापुर का एड्रेस देता था, और कोलकाता में मैं अपना कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में मैं लोकल एड्रेस कहीं का देता था। तो इसमें इंस्टीट्यूट को सुविधा होता था मुझे कांटेक्ट करने में, ठीक है, मुझे कांटेक्ट करने में। तो इन सिमिलर फैशन कंपनी जब तक आप एस्टैब्लिश नहीं करते हो, ये तो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जरूरी है क्या कि कंपनी जब रजिस्टर किया जा रहा है उसी टाइम पे आपको कंपनी का ऑफिस भी बनाना पड़ेगा? इज इट मैंडेटरी? नहीं, दिस इज नॉट मैंडेटरी। आप चाहे तो अपना कंपनी रजिस्टर करके रख सकते हो और बाद में कभी अपना कंपनी को फंक्शन कर सकते हो। ऐसा कंपनी को क्या बताएंगे? क्या कोई बता सकते हो कि जो कंपनी रजिस्टर होके पड़ा हुआ है लेकिन अभी उसका कोई फंक्शनैलिटी चालू नहीं हुआ? Inactive company. और एक अच्छा नाम है इसका, इनएक्टिव कंपनी का मतलब और भी हो सकता है। कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट dormant company, thank you, but not started yet, okay, not started yet मतलब बिजनेस अभी चालू नहीं हुआ, कुछ भी चालू नहीं है, बट कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है।
तो ऐसा कंपनी को हम लोग डोरमेंट बोलेंगे, ठीक है। इनएक्टिव कंपनी मतलब ये भी हो सकता है कि जो कंपनी बहुत दिन से है लेकिन कुछ लास्ट 2-3 ईयर से फंक्शंस नहीं कर रहा है, उसको भी इनएक्टिव बोल सकते हैं ना। लेकिन ऐसा कंपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन कंपनी का फंक्शन करना चालू नहीं किया, नॉट फंक्शनिंग करेंटली, मतलब स्टिल नॉट स्टार्टेड फंक्शनिंग, तो उसको हम लोग डोरमेंट कंपनी कहते हैं। तो ऐसा कर सकते हो। मैंने आपको समझाया था, आपको याद होगा कि आप डोमेन खरीद के अपना डोमेन बुक कर लेते हो लेकिन अभी तक अपना होस्टिंग नहीं लेते, तो आपका डोमेन बुक करके आप अपना बिजनेस का नाम ऑनलाइन में रजिस्टर कर सकते हो। डोमेन बुक करके बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्टर आप कर सकते हो, लेकिन आपको बिजनेस बाद में कभी करना है, लेकिन आपको डोमेन अभी बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट का काम करता हूँ, एक्चुअली मेरा एक टीम है, ठीक है, मैं नहीं करता मेरा एक टीम है, स्टूडेंट्स का ही एक टीम है जो लोग वेब डेवलपमेंट का काम चालू किया है सर। मतलब बहुत दिन से ट्रेनिंग ले रहा था मेरे से वेब डेवलपमेंट एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो इसमें कोई कोई ट्रेनिंग लेता है, तो मैं ही देता हूँ ट्रेनिंग सब। तो वेब डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग में कुछ लोग ट्रेनिंग ले रहा है, कुछ काम भी चालू किया है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो लोग चालू किया है, स्टार्टअप कर रहा है सब। तो वेब डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग में मेनली यही होता है कि वो लोग क्या करता है कि जो भी उनको बोलता है कि कोई कोई ऐसा भी क्लाइंट उनके पास आ रहा है कि वो बेसिकली यही कह रहा है कि आप अभी मेरा डोमेन बुक करके रख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और मेरा डोमेन ले ले, इसलिए वो डोमेन बुक करके रख लेता है और फिर बाद में जब उनको बिजनेस करना होता है तो वो बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन करेंटली वो डोमेन बुक करके रख रहा है। तो इट्स सिमिलर फैशंस, मतलब जैसे डोमेन बुक करना ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब फॉर योर ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस इज अ डिफरेंट वे, और जो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि बिकॉज ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को मतलब ये मेरा जो स्टूडेंट लोग अभी स्टार्ट किया है ना, ये लोग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किए, बहुत दिन से मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ, अभी इन लोगों को थोड़ा दिमाग ठिकाना लगा है कि चलो स्टार्ट करते हैं, तो ऑलरेडी स्टार्ट किया है। चलो अच्छा लग रहा है कि कोई कुछ कर रहा है नहीं तो और कुछ नहीं सर, इतना दिमाग खाता हूँ मैं आप लोगों का लेकिन कुछ करते हो तो अच्छा लगता है कि चलो इतना दिमाग मैं आप लोगों का खाया, आप लोग भी मेरा खाया, लेकिन कुछ तो काम हुआ। चलो कुछ तो काम होना चाहिए, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ओके, कुछ हुआ था, कुछ हुआ है, लेकिन अभी कंपनी बना लेते हैं। तो इस तरह से आप कंपनी का नाम भी चेक कर सकते हो। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप कैसे कंपनी का नाम बुक कर सकते हो। कंपनी का नाम, मैं डोमेन का बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी का बात कर रहा हूँ। इट्स अ फुल्ली गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड लीगल मैटर्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो एड्रेस पर कोरेस्पोंडेंस आपको समझ में आया? ओके, समझ में आया। Next, the particular names including surnames और family names, ठीक है। मतलब क्या क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए, सरनेम होना चाहिए, फैमिली नेम्स होना चाहिए, रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, उसका नेशनैलिटी क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। बाबा बांग्लादेशी लोग बहुत भर्ती है, बहुत सावधान। बांग्लादेशी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग इतना ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट कर रहा है ना, ये बहुत खतरनाक बात है। इतना ज्यादा बांग्लादेशी इलीगली इंडिया में रह के बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, जो भी हो। तो मैं आई एम नॉट एंटी बांग्लादेशी, बट अगर वो लोग इलीगली इंडिया में अगर घुसेगा और इंडिया का पॉपुलेशन को, स्पेशली बंगाल जैसे पॉपुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और उसको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करता है, तो ये अच्छा बात नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन 10 करोड़ का है। वी आर ऑलरेडी 10 करोड़ इन अ वेरी टीनी एरिया, बहुत छोटा स्टेट है कंपेरेटिवली। इतना छोटा स्टेट में 10 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें अगर इलीगल इमिग्रेंट्स भी होगा तो ये बहुत बड़ा चिंता है। ऐसे जॉब नहीं है, और सबको वोटर कार्ड दे दे के इंडिया का रेसिडेंट बनाया जा रहा है। आई एम नॉट जोकिंग, मैं जिस एरिया में रहता हूँ कोलकाता में, उस एरिया के कुछ कुछ एरिया छोड़ के जाएंगे ना, तो वहाँ सब कुछ है, मैं अपने आंखों में देखा हूँ सर, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, बस कॉन्शियस रहो और कुछ नहीं, थोड़ा कॉन्शियस रहो। ओके, the particulars name including surnames of family names, residential address, nationality of every subscriber to the memorandum along with the proof of identity, and in the case of subscriber being a body corporate, such particular as may be prescribed. The particular may name including surname, family names, director identifications number,
ठीक है। एक डी नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी वो भी होना चाहिए। ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, मतलब जो भी मेमोरेंडम का सब्सक्राइब करेगा, मतलब जिनके नाम पे मेमोरेंडम इशू होगा, डायरेक्टर्स वगैरह पोस्ट में रहेंगे, उनको क्या कहेंगे, सब्सक्राइबर करेंगे, शेयर्स उनके नाम पे होगा। सब्सक्राइबर मतलब किस चीज का सब्सक्राइबर, शेयर्स का सब्सक्राइबर। सब्सक्राइब कैपिटल होता है ना, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, तो वही सब्सक्राइबर का बात किया जा रहा है। एंड सच अदर पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। द पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर, जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा, in the form of body corporate along with their consent or act as director of the company। कंसेंट के साथ डायरेक्टर ऑफ द, कंसेंट क्यों बोला जा रहा है सर? आप लोग बिजनेस लॉ पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, वहां पर कंसेंट होना बहुत जरूरी है। आप लोग लास्ट मतलब जो हम लोग का बिजनेस लॉ का क्लास चल रहा था, आप लोग सबको ही होते हो, आप लोग कनेक्ट कर सकते हो कि कंसेंट, बिना कंसेंट का भी क्या हो सकता है, किसी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया जा सकता है। क्या लग रहा है कि लॉ ऐसा बात क्यों रख रहा है? लॉ ऐसा बातें क्यों कर रहा है कि बिना मतलब ये कंसेंट, कोई कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, कौन नहीं बनना चाहेगा, लेकिन इसमें कंसेंट भी जरूरी हो रहा है। इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं लग रहा है आप लोगों को? ये कंसेंट वाला बात कंपनी का डायरेक्टर पोस्ट के लिए इतना बड़ा बात क्यों कर रहा है कि विद द कंसेंट, with their consent of act as directors of the company in such form and manner as may be prescribed। एक्चुअली दाल में काला क्या है वो देखो, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आइडिया ले लो। कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप लोग एज ए चार्टर्ड, ये सब आप सबको पता हो जाएगा, ठीक है। ऐसे CA में आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे, बट ये सब काम में बहुत पैसा मिलता है, बट ये इलीगल है। कुछ कंपनीज होते हैं जो शेल कंपनीज होते हैं। सेल कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ डॉर्मेंट भी हो सकता है या फिर इनएक्टिव भी हो सकता है। एक्चुअली कंपनी कुछ करता नहीं है, मतलब ये लोग सेल कंपनीज मतलब डुप्लीकेट कंपनी बनाते हैं। बस इसका मेन रीजन होता है ब्लैक मनी को व्हाइट करना, टू ट्रांसफर ब्लैक मनी इनटू व्हाइट। ब्लैक मनी को व्हाइट करना है, यही मेन टारगेट है। ब्लैक को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करने के लिए शेल कंपनीज बनाया जाता है। जो मतलब अर्निंग होता है उसका कोई हिसाब नहीं होगा, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, और इसमें मदद मेनली यही लोग तो करते हैं सब। मैं आपको सभी बात कह रहा हूँ, बुरा भला जो भी है सभी बात कर रहा हूँ, जो भी मार्केट में चल रहा है। और ये सेल कंपनीज बनाने का कैपिटल क्या है जानते हो? मतलब जितना डुप्लीकेट में कंपनी बनाया जाता है उसका कैपिटल इंडिया में कोलकाता है। ऑल ओवर द इंडिया डुप्लीकेट कंपनीज बनाने के लिए सबसे बड़ा मतलब कुछ एरिया है कोलकाता। बिकॉज कोलकाता में ना बहुत सस्ते में कुछ लोग मिलते हैं, चार्टर्ड CMA एज वेल एज CS, बड़ा सस्ता में मिल जाता है, और बहुत लोग ये सब काम के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। आप लोग करोगे कि नहीं करोगे ऐसा काम, ये फुल्ली अप टू यू, ठीक है। बट मैं आपको एज ए टीचर इतना बताऊंगा कि इसमें और कुछ नहीं, देश में काला धन और बढ़ता है, ठीक है, देश में इलीगल मनीज और बढ़ता है। मतलब क्या बताऊं सर आपको, अब जो समझना है समझ लो। लेकिन सर ये सब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ही एक हिस्सा है, बहुत काम मिलता है सर ऐसा कंपनी रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, लाखों करोड़ों रुपए का इनकम होता है, ठीक है। मतलब 10 करोड़, अगर किसी के पास 10 करोड़ का ब्लैक मनी है, हो ही सकता है सर, कितना लोग है कमाने वाले, लेकिन ये 10 करोड़ का ब्लैक मनी अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि रेड पड़ सकता है। आप बात मेरा समझ पा रहे हो क्या? अगर आपके पास 10 करोड़ का ब्लैक मनी है तो क्या आप घर में रखोगे? व्हाट डू यू थिंक? क्या 10 करोड़ का ब्लैक मनी घर में रखोगे? क्या बैंक में रखोगे? ना, बैंक में रखो बैंक में रखोगे तो वो बैंक में, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आप लोग कभी भी बैंक में 10 लाख से ज्यादा रुपया जमा करते हो, ठीक है, 10 करोड़ छोड़ो, अगर आप 10 लाख से ज्यादा अमाउंट बैंक में कभी भी, सेविंग्स में स्पेशली, चाहे सेविंग्स हो, FD हो, कुछ भी हो सकता है, अगर आप जमा करते हो तो ये इनकम टैक्स के स्कैनर में चला जाता है। बिकॉज आप सबको पता है ना, या जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें इंडिया में जो करेंटली स्लैब चल रहा है दैट इज अप टू 2.5 लाख,
नील, कोई टैक्स नहीं है। ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख, greater than greater than 5 lakh up to 2.5, oh sorry, I'm sorry, 2.5 lakh to 5 lakh 5%, greater than 5 lakh to 10 lakh 20%, and greater than 10 lakh at the rate of 30%. दिस इज आवर करेंट इनकम टैक्स स्लैब, स्टैंडर्ड स्लैब यही है, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हो ना कि 10 लाख के ऊपर जाने से अगर आपका इनकम 10 लाख से ज्यादा होता है तो आप ऑब्वियसली टैक्सेबल पर्सन हो जाते हो, और अगर आप उसके हिसाब से सरकार के घर में टैक्स जमा नहीं करते हो तो आप ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स के स्कैनर में आ जाओगे। ये आप ध्यान रखिएगा अपना सेविंग्स अकाउंट एंड एज वेल एज आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन करने के टाइम पे। मतलब अदरवाइज बार बार और कुछ नहीं, चेकिंग हो सकता है, डरने का बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे रूल्स तो है कि अप टू 2.5 लाख नील, लेकिन अगर आपका इनकम 5 लाख तक होता है ना तो भी आपको गवर्नमेंट के घर में कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं होता है, एज पर करेंट प्रोविजंस। आप लोगों में से जो लोग इंटर लेवल का पढ़ाई कर रहे हो उनको पता है, जो लोग इंटर में नहीं हो उनको मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह से ऐसा हो सकता है, बिकॉज ये एज पर इनकम टैक्स के प्रोविजंस के एक नया प्रोविजंस है। ये सब एज ए प्रैक्टिस चार्टर्ड, एज ए प्रैक्टिस सीए में आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि आप इतना पढ़ाई जो कर रहे हो, ठीक है। इतना एडुकेशन लेने का मतलब क्या है कि 5 लाख तक इनकम में एक्चुअल में सरकार को कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स अगर आपका बैंक अकाउंट में 5 लाख तक है तो डरने का कोई बात ही नहीं है, बिकॉज 5 लाख तक सरकार एकदम आप पे ध्यान नहीं देगा। बट हाँ, अगर 10 लाख क्रॉस करता है तो ये बैंक को ऑटोमेटिकली, मतलब ये बैंक के पास, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा एकदम कनेक्शन से वो जो पता फटाक से बता देगा भाई इस पर्टिकुलर पर्सन का 10 लाख से ज्यादा अमाउंट बैंक में जमा हुआ है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा मैटर आप लोग समझ में रखिएगा। तो मैं जो बात आपसे कर रहा था कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ जमा हुआ है, सॉरी अगर आप 10 करोड़ का ब्लैक मनी आपके पास है, तो आप घर में तो नहीं रखोगे, हो सकता है रेड हो जाए, किसी कारण से पता चल जाए तो पूरा का पूरा पैसा ले जाएगा, उल्टा और 80% के आसपास पेनल्टी ठोकेगा, आपको जेल भी हो सकता है। तो इस तरह का पैसा को बचाने के लिए अगर आप इधर उधर करके 1 करोड़ लगा के उनको एक सेल कंपनी बना देते हो, जो कंपनी तो है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा बात को मेरा। सेल कंपनी सरकारी खाता में क्या है, सरकारी खाता में ये एक कंपनी है, बट ये कंपनी काम नहीं करता। लेकिन अगर आप 10 करोड़ में से 1 करोड़ लेके 9 करोड़ में कंपनी का क्या बना के दोगे, कंपनी का कैपिटल बना दो, 9 करोड़ कंपनी का कैपिटल बना दो। और फिर अगर बाद में पूछे भाई बिजनेस क्या है, तो फिर आप बोलते हो कि बिजनेस में उतना अच्छा कर नहीं पाया, और आपका कैपिटल जो है वो धीरे धीरे आप विथड्रॉ कर लेते हो, या फिर कुछ ना कुछ एक्सपेंस वगैरह दिखा के, रिलेटिव्स वगैरह के नाम पे कुछ भी एक्सपेंस करके, परचेस दिखा के, सब कुछ डुप्लीकेट वे में, परचेस डुप्लीकेट, सेल्स डुप्लीकेट, ठीक है, एवरीथिंग, प्रोडक्शन भी डुप्लीकेट, ईच एंड एवरीथिंग डुप्लीकेट बना के, और सीए का छप्पा लग जाता है ना, तो सब कुछ एकदम शुद्ध हो जाता है, ठीक है। इस तरह का बहुत चल रहा है सर, ठीक है। ऐसा मतलब ये बहुत बड़ा करप्शन का एरिया है, मतलब जो भी करप्शन होता है ना चारों तरफ, इसमें इनका ही हाथ होता है। मतलब वो एक गाना है भगवान जी के ऊपर, राम जी के ऊपर आई थिंक, गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जगजीत सिंह का गाना है, बोलता है तू ही बनावे तू ही बिगाड़े। हाँ, मतलब तू ही बनाता है और तू ही बिगाड़ता है। मतलब ये देश में अगर यही बना सकता है देश को, देश का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, देश का करप्शन अगर कोई रोक सकता है तो वही लोग रोक सकता है, और अगर बिगाड़ सकता है तो वही लोग बिगाड़ सकता है। मतलब आप समझ लो कि आप क्या पावरफुल हो, आप क्या पावरफुल हो। देश का ईच एंड एवरीथिंग, चाहे घोटाला, आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ, चाहे घोटाला किंगफिशर का हो, किंगफिशर का घोटाला पता है आप सबको, कितने का घोटाला किया है किंगफिशर? 35,000 करोड़ फ्रॉम एसबीआई। नीरव मोदी, रिसेंट ट्रेंड का बातें कर रहा हूं, पुराना बात छोड़ रहा हूं। नीरव मोदी कौन सा कंपनी है सर? गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स। कितने का घोटाला है? आई थिंक 11,000 करोड़ के आसपास। पंजाब नेशनल बैंक का भी कुछ घोटाला आया था, मुझे एग्जैक्ट डेटा भी याद नहीं आ रहा है।
रोटोमैक का एक घोटाला आया था, रोटोमैक जो पेन कंपनी है, रोटोमैक का घोटाला करीब 2,500 करोड़ का घोटाला है। तो क्या लगता है जो किंगफिशर का चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको नहीं पता, या सीएस जो है उनको नहीं पता? क्या गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स का जो सीए है, सीएमए है, उनको नहीं पता? सबको पता है सर, उनके साइन बिना कंपनी का पत्ता तक नहीं हिलता। तो वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उधर हाँ नाम बोल। उधर धुर कर क्यों नहीं धोरे पकड़ेगा? पकड़ लिया है सर, लाइसेंस छीन लिया है। अभी इन सब पे कार्रवाई चल रहा है, इन सब पे अभी कार्रवाई चल रहा है। जब भी प्रूव हो जाएगा, जब कंप्लीशन हो जाएगा, तब क्यों नहीं लेगा? देखेगा कि सच में सीए का कितना गलती है। किंगफिशर का केस कुछ ऐसा चल रहा है कि वो बिजनेस चला नहीं पाया, लेकिन अगर चला नहीं पाया तो इतना लोन क्यों उठाया? क्या लॉस मेकिंग सिचुएशंस में ही लोन लिया था? और उस टाइम पे क्यों लोन दिया था? इसमें एसबीआई का ताप, मतलब बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर्स भी फंस सकता है। ठीक है, ऐसा होता है सर। ठीक है, बहुत सारा सीए का लाइसेंस छीन लिया गया है सर। सीए का लाइसेंस चला जाएगा, लाइसेंस चला जाएगा तो क्या करेगा सर? सर लाइसेंस फिर से कभी मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दी सीपीटी और सीए फाउंडेशन। बहुत पेशेंस चाहिए फिर से कुछ बनने के लिए। आप लोग समझ पा रहे हो, इतना काफी है। चलो सर, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कितना वाइटल है, और इसमें आप लोग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, और उसमें कितना क्या क्या डुप्लीकेसी होता है। आई जस्ट वांट टू, मैं बता रहा हूँ आपको कि इनकम का जगह भी आपको दिखा रहा हूँ, साथ में डुप्लीकेसी का एरिया भी दिखा रहा हूँ, और चारों तरफ क्या हो रहा है आप सब कुछ जानो। आप कुछ भी ना जानो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सब जानो, लेकिन करना वही है जो आपका दिल कहेगा। बुरा भला सब जानना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आप करेगा वही जो आपका दिल कहेगा। आपका दिल अच्छा है तो आप अच्छा करोगे, आपका दिल बुरा है तो आप बुरा करोगे। ये मेरा पर्सनल फंडा है सर। जैसे नॉर्मली बच्चा लोगों के सामने बोलता है ना, अरे ये बाजे का था बोलिश ना, ऐसा करके बोलता है कि जो गंदा बातें हैं वो बच्चों के सामने बोलना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बच्चों के सामने बोलना नहीं चाहिए, बट जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है कि उसको गंदा बात या फिर गंदा चीजों के बारे में ना, मुझे लगता है इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं तो ना, जब उनके साथ कुछ गंदा चीज होता है या फिर कुछ 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 भी खराब होता है, वो ना मैटर को समझ नहीं पाता, या फिर उसका कुछ गलत मतलब निकालते हैं, या फिर वो मेंटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसको अच्छा बुरा भला सभी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत बताते हो, तो उसका ना एक ओवरऑल ग्रोथ होता है। और मेरे हिसाब से वो हर सिचुएशंस को फेस करने का ताकत उसको मिल सकता है। दैट इज माय प्रिंसिपल्स। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दिस इज एकदम ट्रू है, बट दिस इज माय प्रिंसिपल्स। मैं नॉर्मली सबको यही बोलता हूँ, मेरे घर में भी, या फिर मेरे घर में जो भी आजकल मेरा दीदी लोग या भैया लोगों का बच्चा लोग बड़ा हो रहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई इनको ना ऐसा बड़ा करो ताकि ये हर सिचुएशंस के साथ अपने आप को चला पाए। ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ अच्छा अच्छा चीजें रहोगे, एकदम ट्रूली जेंटल रखोगे। नहीं, ट्रूली जेंटल मत रखो किसी को, बिकॉज ट्रूली जेंटल लोग ना बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। जो भी हो, चलो सब। नेक्स्ट नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बात करता है सर? सर आप लोग समझ पा रहे हो ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मैं बहुत सारा मैटर को इधर उधर से ला रहा हूँ, बहुत सारा मैटर्स। जो प्रोसीडियर्स तो मैं चाहे तो 3 लाइन में बोल के निकल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं प्रोसीडियर्स को बताते वक्त आपको कंपनी रिलेटेड जो भी चीजें हो सकता है, एटलीस्ट आपको एक आइडिया तो मैं दे सकता हूँ, जो आइडिया आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट दे सकता है, और सबसे बड़ा चीज आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट कर सकता है। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। They registered on the basis of documents and informations filed shall register all the documents and informations in the register and issue a certificate of incorporation in the prescribed form to the effect that the proposed company is incorporated under this act. Under this act मतलब 2013 Companies Act currently जो चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? जैसे आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर आपको एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलेगा। इस नंबर को बहुत ध्यान से रखिएगा, बिकॉज यही आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आप एक कंपनी हो, इसका सबसे बड़ा गवाह क्या है? आपका सीन नंबर। ओके, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ऑन एंड फ्रॉम द डेट mentioned in the certificate of incorporations, the register shall allot to the company a corporate identity number
which shall be a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate. ये सर्टिफिकेट में रहता है. Maintenance copies of all documents and informations. The company shall maintain and preserve at its registered office copies of all documents and informations as originally filed till its dissolutions under this act. मतलब जो भी कंपनी का डॉक्यूमेंट्स होगा, लाइक सीन नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारा का सारा चीजें कहाँ रहना चाहिए? ये सारा का सारा चीजें कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रहना चाहिए. प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड. आप अपने घर में नहीं रख सकते, स्पेशल सिनेरियो छोड़ के, बट इसको आपको कहाँ रखना चाहिए? आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना चाहिए. कब तक? जब तक आपका कंपनी डिसोल्यूशंस ना हो जाए. डिसोल्यूशंस मतलब यू ऑल नो, जब तक कंपनी बंद ना हो जाते हैं तब तक आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स, सारा का सारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना चाहिए. अगर रजिस्टर्ड ऑफिस गांव में है तो कीप इट इन योर विलेज रजिस्टर मतलब हेड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस. अगर आपका ऑफिस शहर में है, छोटा टाउन में है, बड़ा सिटीज में है, जहां है वहां रखो, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो. ठीक है? ओके, अच्छा पॉइंट था सर, ध्यान से रख सुनिएगा मैटर को. नेक्स्ट में मैं बातें करूंगा maintenance of copies of all documents and informations. The company shall maintain and preserve at its registered office copies of all documents and information is originally filed till. अच्छा ये तो हो गया, sorry. Furnishing of false or incorrect informations. अगर आप by chance, हाँ हम लोग ऐसे बोलते हैं, बाई चांस दी बाबला कांटा, दैट मीन्स अगर बाई चांस, ठीक है, अगर बाई चांस आपने गलत इंफॉर्मेशन कंपनी को मतलब आरओसी में दे दिया, रजिस्टर्स में, तब क्या होगा? फार्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन मतलब अगर कोई मटेरियल फैक्ट आप सप्रेस करते हो, सप्रेस मतलब समझते हो ना, मतलब छुपाते हो. ठीक है, छुपाना भी नहीं आता. अगर आप प्रॉपरली छुपा भी नहीं पाए तो मुश्किल में पड़ जाओगे. सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट at the time of incorporation, that is the time of incorporations. If any person furnish any false or incorrect particular of any informations or suppress any material informations of which he is ever in any of the documents filed with the register in relation to registration of the company, he shall be liable of action of fraud under section 447 of Companies Act. आपको फ्रॉड माना जाएगा. ठीक है, फ्रॉड कंपनी बनाने वाला, फ्रॉड कंपनी बनाने वाला, तो 447 में आपको फ्रॉड माना जाएगा. इसलिए कुछ भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा. ठीक है, मुश्किल में आ जाओगे, आपके नाम पे एक बहुत ही काला दाग पड़ जाएगा. Okay, point number 6. Company already incorporated by furnishing any false or incorrect informations or representations or by suppressing any material fact. मतलब कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है. ठीक है, मिस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इनकरेक्ट है, जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट है, कुछ मटेरियल फैक्ट को उसने सप्रेस किया. अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन सप्रेस किया, बहुत ही कोई वाइटल इंफॉर्मेशन आपने सप्रेस किया, छुपा दिया, तो क्या करना चाहिए? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या कोई उपाय है? फेयर एट एनी टाइम, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड ना, एनी टाइम अपना गलती सुधारो. आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद कभी भी it is proved that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect informations or representation or by suppressing any material fact or informations in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent action, the promoters मतलब आप you all know जो बिजनेस को बिल्डअप करते हैं, ना कि सिर्फ जो बिल्डिंग बनाते हैं वो भी प्रोमोटर है. बट प्रोमोटर का मतलब जो कोई भी बिजनेस को फर्स्ट टाइम प्रोमोट करते हैं उनको प्रोमोटर कहते हैं. ओके, the person named as the first director of the company and the person making declaration under this section shall each be liable for action for fraud under section 447. मतलब गलत इंफॉर्मेशन देने के बाद कभी भी अगर पता चले कि अगर ये प्रूव होता है कि किसने ये गलत इंफॉर्मेशन दिया और इसके कारण किस किस को दोषी माना जाएगा? प्रोमोटर को दोषी माना जाएगा. पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उनको दोषी माना जाएगा. या फिर जो भी डिक्लेयर किया था
सब्सक्राइब किया था कंपनी का शेयर्स को, उसको भी कंपनी के लायबल किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के शेयर्स मतलब कंपनी में मेंबर बनने से पहले 10 बार पेपर डॉक्यूमेंट्स देख लेना चाहिए। मन में ख्याल आ रहा है कि सर अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, अगर उस कंपनी का कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, तो अगर हम उस कंपनी का शेयर को परचेस करते हैं और कुछ उस पर गलत इन्फॉर्मेशन से, क्या हमें फ्रॉड माना जाएगा? नहीं सर, ऐसा केसेस में नहीं होता है, बिकॉज सेबी इज देयर और सेबी ये सब चीज देख लेगा। एज ए स्मॉल इन्वेस्टर्स आपको इसका चिंता करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मली जब आप कोई प्राइवेट कंपनी फॉर्म करते हो, इन दैट केस आपको ये सब मैटर थोड़ा सोचना चाहिए, अदरवाइज नहीं। पॉइंट नंबर 7 में ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब एक्चुअली लॉ बोर्ड को ट्रिब्यूनल कहते हैं, लॉ बोर्ड या कोर्ट। कंपनी लॉ बोर्ड या ट्रिब्यूनल कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, वेयर ए कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशंस और रिप्रेजेंटेशंस और बाय suppressing any material fact or informations in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company by fraudulent actions। अगर आप इस किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट, जैसे मैंने आपको अभी समझा रहा था ना कि सेल कंपनी बना रहे हो, बिजनेस नहीं करना है फिर भी कंपनी बना रहे हो, अगर आप ऐसा करते हो तो बाद में पता चले तो आपके साथ क्या होगा, आप समझ पा रहे हो ना? हाँ, इसीलिए तो मैं आपको इतना सारा स्टोरी कह रहा था, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा था। मैं आपको बताऊंगा कि कोलकाता में क्या होता है। जस्ट ए मिनट होल्ड करना। कुछ एरिया है जो एरिया भयंकर है, लेकिन सर भयंकर पता भी नहीं चलता, वो भी भयंकर जगह में। जस्ट ए मिनट। तो ट्रिब्यूनल क्या देखता है, जो काम क्या है? Declaration filed made for incorporating such company or by any fraudulent action, the tribunal may, on an application made to it, on being satisfied that the situation so warrants, pass such orders as it may think fit for regulations of the management of the company, including changes, if any, in its memorandum and article in public interest or in the interest of company and its member as creditors, or direct that liability of the member shall be unlimited। वो बोलेगा कि अगर किसी भी तरह का खराबी होगा तो मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देगा, कि अगर मार्केट में कोई पैसा बाकी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मेंबर्स का लायबिलिटी जो होगा ना उसको अनलिमिटेड कर देगा। मतलब बेसिकली अनलिमिटेड लायबिलिटी करने का मतलब क्या है कि उनके घर से जाके पैसा उठा के लेके आएंगे, है ना? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड, ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कशंस कर चुके हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि हम अगर किसी मेंबर्स का अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाता है कि अगर वो किसी भी कंपनी को फ्रॉड करता है, लोन फ्रॉड करता है, तो बैंक वगैरह जाके उनके प्रॉपर्टी छीन के लेके आएगा। ठीक है, अगर किसी कोई भी तरह का फ्रॉड वो करेगा तो कंपनी के घर मतलब ओनर के मेंबर्स के घर में जाके पैसा लेके आ सकते हैं। यही अनलिमिटेड लायबिलिटी का डिसएडवांटेज है। तो ये किसको देखने का जगह है? ये ट्रिब्यूनल देखता है कि अगर कोई कंपनी फ्रॉड इंफॉर्मेशन के साथ, किसी धोखाधड़ी के साथ आता है और बाद में जब पता चलता है तब उनको इस तरह का डिक्लेरेशन दिया जाता है। डायरेक्ट क्या डायरेक्ट करता है? रिमूवल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर। वो आरओसी से कंपनी का नाम ही हटा देगा, नामो निशान मिटा सकता है कि ऐसा कंपनी रह ही नहीं सकता। रिसेंटली जस्ट 2019 के स्टार्टिंग में कोलकाता में मतलब वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कंपनीज ऐसा कुछ है जिसको लिस्ट आया था, करीब 1,500 कंपनीज, 1500 कुछ कंपनीज है प्राइवेट लेवल में जो डुप्लीकेट वे में था, काम नहीं कर रहा था। ठीक है, ऐसा 1,500 कंपनी को आरओसी से हटाया गया सर, आरओसी से हटाया गया। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस आपको कहाँ पता चलेगा? ये सब पता चलने का जगह भी है। जस्ट मिनट में बताता हूँ। पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ऑर्डर पास करेगा ट्राइब्यूनल। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी को कंप्लीटली बंद कर डालो। ठीक है, कंपनी को कंप्लीटली बंद कर डालो। पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट। कुछ और ऑर्डर भी दे सकता है जो उनको ठीक लगेगा, कुछ और ऑर्डर भी दे सकता है जो ट्रिब्यूनल को ठीक लगेगा, जो कंपनी लॉ बोर्ड को ठीक लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? हेलो, आप सब कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है। प्रोवाइड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर देने से पहले क्या करते हैं बोर्ड? द कंपनी शैल बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। हाँ, मतलब जो लॉ बोर्ड है, ठीक है,
ट्रिब्यूनल, लॉ बोर्ड को क्या नाम से जानेंगे? ट्राइब्यूनल या ट्रिब्यूनल, जो भी बोलो। ट्राइब्यूनल कुछ भी बोलने से पहले कंपनी को एक रिजनेबल मौका देगा, ऐसा नहीं कि एकदम आज बोला कल हट जाओ निकल जाओ, ऐसा नहीं है। आपको एक रिजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर, आपको सुनानी करने का मौका मिलेगा कंपनी कोर्ट में। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन पहले आपको एनसीएलटी जाना पड़ेगा, दैट इज कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। इसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे, यहाँ पर नहीं है, फिर आगे क्लास में चर्चा होगा। द ट्रिब्यूनल shall take into consideration the transactions entered into by the company including the obligations if any contracted or payment of any liability। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? shall take into consideration the transaction entered into by the company, मगर कंपनी का कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो आप लोग जर्नल लेजर करते हो, ट्रांजैक्शंस मतलब आप समझ गए, किसी भी तरह का बिजनेस लेन देन अगर वो करता है, इंक्लूडिंग उसका ऑब्लिगेशंस कुछ बाकी है, उसका कुछ पेमेंट कॉन्ट्रैक्टेड है, कोई लायबिलिटी बाकी है, वो सारा का सारा चीजें देखने का पूरा जिम्मेदारी लॉ बोर्ड का होता है। बचने का उपाय नहीं है, पर घोटाला इज देयर, ठीक है, बचने का कोई उपाय तो नॉर्मली नहीं है, पर देयर आर लॉट्स ऑफ करप्शंस हैपनिंग थ्रू आउट द कंट्री। बट हाँ, एक चीज है, धीरे धीरे करप्शंस कम हो रहा है, उम्मीद की किरण है सर, उम्मीद की किरण बहुत है। चलो, उम्मीद की किरण के कारण आपको एक बहुत अच्छा उम्मीद के बारे में बताता हूं। एक सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा आया है, ये नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पाइस, ठीक है, SPICE, ठीक है, स्पाइस। ये स्पाइस क्या है? सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा। ये ई को बड़ा मत कीजिएगा, मैंने गलती से कर दिया, ई को छोटा लिखिएगा, ये एक पैटर्न लिखा है। Simplified proforma for incorporating company electronically. The Ministry of Corporate Affairs has taken various initiatives for ease of business in a step towards easy setting up business. MCA has simplified the process of filing of forms for incorporation of a company through simplified proforma incorporate company electronically. चलो सर, इसको देखते हैं एक बार, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, किताब में लिख के बोरिंग सा हो सकता है। चलो ये देखो, मैंने यहाँ पर mca.government.in ओपन करके रखा, देख पा रहे हो आप लोग, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पर जाके आप किसी भी कंपनी, एमसीए क्या करता है, एक्ट्स एंड रूल्स, मतलब ये कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग एवरीथिंग यहीं पर मिलता है। इसी से आपका सिलेबस वाइज कुछ बनाया जाता है। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, आप यहाँ पर जाके जान सकते हो। एमसीए वर्क स्पेस, एमसीए सर्विसेज, डेटा रिपोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, हेल्प एंड फैक्ट्स, सभी चीजें यहीं पर होता है, ठीक है, यहीं पर होता है। मैं कुछ चीजें आपको और दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर यूजर्स लॉगिन होते हैं, जो भी इसका यूजर्स है एमसीए का, वो यहाँ पर यूजर्स लॉगिन में जाके कंपनी का सारा डिटेल्स यहाँ पर देख सकता है, एवरीथिंग। जैसे यहाँ पर अगर आप एमसीए सर्विस में जाओगे, एक बार आप थोड़ा जूम करो, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप जूम करके देख सकते हो कि क्या क्या काम करते हैं। क्या आप देख पा रहे हो? थोड़ा देखो कंपनी सर्विस में, ये देखो स्पाइस देख पा रहे हो सर? यस सर। हाँ, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वही स्पाइस, मतलब एक सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, मतलब कोई भी कर सकता है अगर आप चाहोगे तो, ठीक है, अगर आप चाहोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। सीन नंबर फाइंड कर सकते हो, आपका सीन नंबर क्या है, मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। चेक कंपनी नेम, ठीक है, अगर आप कंपनी का नाम चेक करके देखना चाहते हो कि ऐसा नाम कोई है कि नहीं, तो अगर आप अपना नाम बुक करना चाहते हो तो आप बुक करके रख सकते हो, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम थोड़ा चेक करके देखो, आप यहाँ पर कंपनी का नाम देना चाहते हो, देखो जस्ट यहाँ जाओ, यहाँ देखो कंपनी का नेम। स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट proposed name selected does not contain any word as prohibited in section 4 subsection 2 and 3 of the Companies Act 2013, read with rule 8 of the Companies Rules 2014, ठीक है। कंपनी एलएलपी का नाम दो, ठीक है, एक्टिविटी टाइप लिखो, ठीक है, फिर सर्च करो, ठीक है। फिर सर्च करके आपको वो दिखाएगा कि अगर कुछ इस तरह का है कि नहीं, किसी का ट्रेडमार्क
पहले से है कि नहीं, किसी का डोमेन इस नाम पे कोई डोमेन ऑलरेडी बुक है कि नहीं, तो सारा का सारा चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बिजनेस सिनेरियो बहुत बदल गया है सर, हम लोग अभी 90s में नहीं है, वी आर इन 2020s। हम आपको इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब मॉडर्न चीजें के साथ आप लोग प्लीज जुड़ जाओ, और बंगाल को, इंडिया को, हाँ, अपने अपने स्टेट को, जो भी जहां से बिलोंग करते हो, कुछ कोशिश करो अपने आप को उस लेवल में पहुंचाने का, अपने स्टेट को उस लेवल में पहुंचाने का, और एक प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्डअप करो प्लीज। वो एक पुराना सिस्टम पे जो चल रहे हैं ना हम लोग, हाँ, हम लोग कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि करंट सिनारियो को देख के जो चारों तरफ हो रहा है, इट्स माय पर्सनल फीलिंग्स बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ लोगों को, मतलब मैं कुछ लोग नहीं सर, मतलब मैक्सिमम को देख के मुझे कभी कभी ऐसा फीलिंग होता है कि हम 1970s में हैं। सीरियसली 1970s में जो मूवीज देखता था ना, मुझे कभी कभी ऐसा वाला फीलिंग आता है कि हम लोग सच में 1970s में हैं या हम लोग 2020 में हैं। ठीक है सर, अभी तो कोरोना चल रहा है। अरे सर, कोरोना अपना काम कर रहा है, हम तो सिर्फ रह के अपना अपडेशन तो ले सकता है ना। कोरोना आज है, कोरोना थोड़ी ना रोज रहेगा, और अगर वो रहेगा भी तो हम उसको मार के रहेंगे। लेकिन हम अपना अपडेशन क्यों बंद करें, हम अपने आप को लेवल अप करने में क्यों क्यों रोक के रखे। हम सिर्फ किताब में कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, हम सिर्फ प्रोसेस पढ़ के चले गए, हाँ, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि क्या सच में कंपनी रजिस्ट्रेशन हम खुद कर सकते हैं। नॉर्मल सिनारियो में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टडी मैट में ये दिया हुआ है, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल स्टूडेंट्स। मतलब देखो, अब टीवी में एक ऐड आता था, ठीक है, ये टीवी का ये ऐड ना मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। टीवी के ऐड में वो एक पॉइंट आता था कि नॉर्मल स्टूडेंट्स है, एक है मिंटोस जिंदगी और एक है नॉर्मल जिंदगी। आप लोग कभी मिंटोस का ऐड देखे हैं कोई? हाँ, एक स्टूडेंट्स आता था पहले, फिर वो Yes. मिंटोस जो जब भी जैसे ही मिंटोस खा लिया उसका दिमाग ओपन हो गया। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करेगा, वो सिर्फ इसको, अरे भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का पॉइंट ना याद नहीं हो रहा है, वो बस इसको याद करेगा और इंस्टीट्यूट में मतलब जाके एग्जाम में जाके इसको उल्टी करके आ जाएगा। फिर जिंदगी जाए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है। बट मिंटोस जिंदगी कुछ और ही करता है। जो मिंटोस मिंटोस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मिंटोस लाइफ, हाँ, मैं चॉकलेट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऑब्जेक्टिव का प्रमोट कर रहा हूँ, जो आइडिया बिहाइंड दिस कि मिंटोस लाइफ क्या बताता है कि भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सच में कंपनी इनकॉर्पोरेट हम लोग कर सकते हैं आगे जाके। आज तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं, क्या एज ए स्टूडेंट भी मैं ये काम कर सकता हूँ, एज ए ट्रेनी बन के मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप अपना आर्टिकल ट्रेनिंग चूज करेंगे तो आर्टिकल ट्रेनिंग के टाइम पे ट्राई करो सर बिग कंपनीज में काम करने का। अगर आपको मौका मिले, PwC, KPMG, मैं स्टेटस देता रहता हूं सर रेगुलर, कुछ ना कुछ मेरे पास अपॉर्चुनिटीज दिखता है, PwC, KPMG, E&Y, आप लोग देखते रहिएगा, और जैसे ही आपका टाइम होगा आप अप्लाई भी कर दीजिएगा। और सबसे बड़ा चीज कि आप अपने आप को बनाइए उसके जैसा। तो PwC, KPMG, E&Y या फिर JP Morgan, ठीक है, आप इस तरह का कंपनी के लिए अपने आप को बनाइए प्लीज, ताकि आपको इवन जो स्मॉल कंपनी, स्मॉल फार्म्स है, फार्म स्मॉल हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फार्म का जो CA है करंट लेवल में, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड है या प्रैक्टिसिंग CA में है, CA है, वो अपने फार्म को किस लेवल में लेके जाना चाहते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव अगर बड़ा है तो स्मॉल फार्म भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर उनका ऑब्जेक्टिव बहुत ही मतलब पुराना टाइप का है तो स्मॉल फार्म में मत जाइयो, अपने आप को बड़ा कुछ सोचो। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट द स्मॉल फार्म, क्योंकि हर कोई छोटा रहता है फिर बाद में बड़ा होता है, लेकिन स्मॉल फार्म के केस में आप देखो कि आपका जो मतलब प्रिंसिपल हो गए वहां पर, वो प्रिंसिपल एज ए CA, एज ए CMA, एज ए CS, वो कितना मॉडर्न है। मतलब आप सोचोगे कि आपको इंटरव्यू में वो लेगा कि नहीं, बट आप भी सोचना प्लीज, सिनारियो बदलो कि क्या आप उनके मतलब वो आपको लेगा कि नहीं। इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या आप उनके पास काम करने के लिए रेडी हो, ये बड़ा मुद्दा है। मतलब आप उनका भी अपडेशन देख लेना, सिर्फ वो आपका इंटरव्यू ले, मैं आपको ऐसा रेडी नहीं करना चाहता। आप उनका इंटरव्यू तो मत लो क्योंकि वो अच्छा शोभा नहीं देता, बट आप अपना डिसीजन चूज कर सकते हो। मैं अपना स्टूडेंट्स को ऐसा देखना चाहता हूँ, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। आप लोग अपने आप को ऐसा अपडेट करो कि CA भी आपको चूज करने से पहले मतलब आप भी उनको उनको चूज करो, वो सिर्फ आपको क्यों चूज करेगा। जो भी हो, लेवल अप करो सर अपना, ठीक है, आप लेवल अप होंगे तो ये मेरे लिए बहुत किस्मत का बात होगा। ओके सर, तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप इस तरह से कंपनी नेम चेक कर सकते हो, और भी काफी सारा डीन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि कौन कंपनी का डायरेक्टर्स है। इवन आप किसी और कंपनी का भी चेक कर सकते हो अगर आपके पास डेटा है तो आप चेक कर करके देख सकते हो। मास्टर डेटा, एलएलपी सर्विस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सर्विस, ई फाइलिंग, कंपनी सर्विस में फाइंड सीन, रिजर्व यूनिक नेम, आप अपना यूनिक नेम रिजर्व करके रख सकते हो। ठीक है, ये देखो अब अपना नेम यूनिक नेम रिजर्व करके रख सकते हो। तो बहुत सारे चीज आप एमसीए के साइट में जाके थोड़ा चेक करो तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का एक ओवरऑल ओवरव्यू। एक पॉइंट है, ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद इफेक्ट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या इफेक्ट होता है, इसमें मैं आपको नेक्स्ट दिन ही बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या क्या इफेक्ट होता है। मैं आज और आपको कुछ नहीं बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन में ही मैंने आपको मेन फोकस किया ताकि आप रजिस्ट्रेशन के फोकस कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट दिन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट एंड और भी कुछ केस स्टडीज है, एंड आफ्टर दैट कंपनीज एक्ट में बहुत ही फेमस कुछ पॉइंट है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए मैं ज्यादा और कुछ नहीं, इतना ही बताता हूँ। आपके सामने मैं आता हूँ 2 मिनट, अगर आपको कुछ भी पूछना है, अगर आपको समझ में आया कि नहीं मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। तो प्लीज बताना समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर, क्लियर। Yes, sir. हाँ मजा सर। आया, मजा आया ना। हाँ सर। ऐसा लग रहा है कि Yes, कुछ sir. सीख पाए। यस सर। Yes. ओके, तो चलो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार गो थ्रू करो और एमसी के साइट में जाओ और नया नया चीजें एक्सप्लोर करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अच्छा एक चीज, कल इंडिपेंडेंस डे है, कल सुबह जिनको क्लास है सुबह वाला क्लास मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है, जिनका भी मेरा क्लास है और मैम का क्लास भी मैं कल के लिए छुट्टी रखता हूँ। ठीक है, सिर्फ शेयर मार्केट का क्लास क्या होगा वो मैं बाद में डिक्लेयर करूंगा, लेकिन जिनका नॉर्मल क्लास है CSE CMA का वो क्लासेस कल ऑफ रहेगा ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे। तो सबको एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम मी एंड मैम टू ऑल ऑफ यू। দাদা একটা Okay. কথা ছিল, বলো। বলছি কালকে আমাদের বাড়িতে পুজো আছে, তো কালকে বিকেলের শেয়ার মার্কেটের ক্লাসটা করতে পারবো না। ওকে ওকে, শেয়ার মার্কেটের ক্লাস আমি কালকে করব না, ঠিক আছে, বাট আমি আচ্ছা, আচ্ছা। এখন শেয়ার মার্কেটটা ডিক্লেয়ার করলাম না। अच्छा चलो शेयर मार्केट भी कल ऑफ ही रखेंगे। ठीक है, शेयर मार्केट भी जिनका है कल शेयर मार्केट का क्लास भी ऑफ ही रहेगा। ठीक है, मैं बाकी जो लोग यहाँ नहीं है मैं उनको बता दूंगा कल शेयर मार्केट ऑफ ही रहेगा। ठीक है, कल 15 अगस्त है, थोड़ा हैप्पी रहो और अपने आप को, जो मैंने आप सबको बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप लोग अपना लड़ाई करते रहो। ठीक है, और एक वो क्या बोलते हैं सर, वो रेजोल्यूशंस होता है ना, रेजोल्यूशंस ले लो। ठीक है, ताकि पढ़ाई ऐसा करो कि ऐसा नॉलेज लो आप ऑनलाइन वर्ल्ड में भी अपने आप को फटाफट बना सकते हो सर। कोशिश करेंगे हम लोग एक साथ मिलके कुछ ना कुछ बनाने का। ठीक है, तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, कल सभी क्लासेस Happy छुट्टी रहेगा। Independence Day, sir. ओके सबको, সেম টু ইউ দাদা। ओके, Same to you. भारत माता की जय। রাখছি দাদা। ओके चलो बाय। স্যার Bye, বলো। sir. স্যার তখন আপনি যে বলছিলেন যে মার্কশিটটা ঠিকমতো শুনতে পাইনি। আচ্ছা আমি বলে নিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার।